हेलो फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर एनालिसिस पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि आज हम लोग अपनी हिस्ट्री मतलब कि इतिहास की क्लास 1 कर रहे हैं। और दोस्तों, इसमें हम लोग आज प्राचीन भारत और अपने जो हमारी मध्यकालीन भारत है, इन दोनों के हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इसको हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक वाइज पूरा पढ़ेंगे और इस वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण पूछे गए प्रश्न को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दोस्तों यह बेहद ही उपयोगी क्लास है। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर देखें और दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करा करें। दोस्तों, आज हमारी ये इतिहास की पहली क्लास है। तो चलिए हम लोग आज अपनी पहली क्लास को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि आज हम लोग अपनी एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके दोस्तों आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये क्लास है। चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, वैदिक काल में पणि नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह है व्यापार। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर दूसरा है, ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गाय का दोहन करने वाली। ये जो दोहता शब्द है दोस्तों, इसका अर्थ होता है। अगला प्रश्न है, संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन सा था? तो दोस्तों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा मुरुगन, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा कांस्य। अगला कुछ प्रश्न है, गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था? तो दोस्तों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा हमारे खिलजी वंश के महान शासक अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात को जीतकर उसको दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था। अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा कव्वाली का जनक माना जाता है। और जो अमीर खुसरो हैं दोस्तों, ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे और इनको तोता हिंद भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ बनाई गई? तो दोस्तों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा मगहर में कबीर दास जी की समाधि बनाई गई। अगला प्रश्न है, अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी? तो दोस्तों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा वीर सिंह बुंदेला ने अकबरनामा के जो प्रख्यात लेखक अबुल फजल जी की हत्या वीर सिंह बुंदेला ने की थी जहांगीर के कहने पे। अगला प्रश्न है, बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था? तो दोस्तों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा गुरु अर्जुन देव जी को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था, जब उन्होंने उसके बेटे बागी शहजादे खुसरो की मदद की थी गुरु अर्जुन देव जी ने। अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं दोस्तों। अब प्रश्न नंबर हमारा अगला है, पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया था? तो दोस्तों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा मार्को पोलो ने पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम किया था। वह पहला विदेशी यात्री था। और दोस्तों, जो मार्को पोलो था ये इटली से आया था अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में, मतलब कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में मार्को पोलो इटली से आया था। अगले प्रश्न में हम चलते हैं, व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो दोस्तों, व्यास नदी का जो प्राचीन नाम था वह विपाशा था। अगला प्रश्न है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा कौशाम्बी वत्स महाजनपद की राजधानी। तो दोस्तों, जो हमारा वर्तमान आज का प्रयागराज इलाहाबाद है उसको ही प्राचीन में वत्स महाजनपद कहते थे, मतलब कि जो हमारा इलाहाबाद वर्तमान है प्रयागराज, उसका प्राचीन नाम वत्स था। अगले प्रश्न में अब चलते हैं हम लोग, पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा उज्जैन या फिर उदयन। और जो उदयन था दोस्तों, ये हर्यक राजवंश का शासक था। अगला प्रश्न है, मगध का प्रथम राजवंश कौन सा था? तो दोस्तों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा हर्यक वंश मगध का हमारा प्रथम राजवंश था, जिसकी स्थापना बिंबिसार ने की थी। और बिंबिसार सबसे ज़्यादा शासन करने वाला शासक था दोस्तों। और जो हर्यक वंश है इसी को हम लोग पितृहंता वंश भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध द्वारा गौ हत्या को बौद्ध मतावलंबी क्या कहते हैं? तो दोस्तों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा महानिष्क्रमण कहते हैं। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा अमीर आखूर कहा जाता था सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को।
अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं दोस्तों। खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्मचार पाहुल को किस गुरु ने चलाया था? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा गुरु गोविंद सिंह जी ने चलाया था। अगला प्रश्न है, विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक कौन थे? तो दोस्तों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा रामानुजाचार्य जी इसके प्रवर्तक थे। अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों, 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों, चोल वंश का हमारा संस्थापक विजयालय था। अगले प्रश्न में हम चलते हैं हम लोग। आगरा के किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? तो दोस्तों, आगरा किले में जो मोती मस्जिद है वह शाहजहाँ ने बनवाई थी दोस्तों, और यह मुगल वंश का शासक था। अगला प्रश्न है, पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, यह जानकारी किस ग्रंथ से होती है? तो दोस्तों, यह जानकारी हमें महाभाष्य से होती है, जो कि पाणिनि का एक यह ग्रंथ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऐत्रेय ब्राह्मण किस वेद का है? तो दोस्तों, मतलब कि जो ये ऐत्रेय ब्राह्मण है दोस्तों, यह हमारा ऋग्वेद से संबंधित है। अगला प्रश्न है अब हमारा, हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो दोस्तों, हिस्टोरिका नामक जो ग्रंथ है उसके लेखक हेरोडेटस हैं। इनको हम दोस्तों फादर ऑफ हिस्ट्री भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तरामचरितम के लेखक कौन है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा भवभूति। यह जो ग्रंथ है उत्तरामचरितम के लेखक हैं दोस्तों। अगले प्रश्न में चलते हैं। महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी? तो दोस्तों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा अल-बरूनी की यह पुस्तक है किताबुल हिंद दोस्तों, जो कि महमूद गजनवी या फिर महमूद गजनी के साथ भारत आया था दोस्तों। अगले प्रश्न है दोस्तों, खरमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? तो दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा राजेंद्र प्रथम से मित्रता की थी खरमेर राजा। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में हक के शर्ब क्या था? तो दोस्तों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा सिंचाई कर था हमारा जो ये हक के शर्ब, और दोस्तों इसको FST ने लगाया था, मतलब कि फिरोज शाह तुगलक जो कि तुगलक वंश का एक शासक था, उसने ये 5वां कर लगाया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, नायाब ए मुमलिकात नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया था? तो दोस्तों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा मुइनुद्दीन बहरम शाह ने नायाब ए मुमलिकात नामक पद का सृजन किया था। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में लोक निर्माण विभाग, जिसको इंग्लिश में पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट भी कहा जाता है, तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा शोहरत ए आज़म। लोक निर्माण विभाग मतलब कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को मुगल काल में कहते थे। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी थी? तो दोस्तों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा मीर कासिम ने, जो कि बंगाल का एक नवाब था दोस्तों, इसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी थी। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख से पुष्टि हुई कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अयोध्या अभिलेख से यह पुष्टि होती है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था दोस्तों। अगला प्रश्न है अब, गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में बटा? तो दोस्तों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा 7 वर्गों में बटा था, और जो ये मेगास्थनीज की पुस्तक थी दोस्तों, इसका नाम इंडिका था। अगला क्वेश्चन है, और जो ये 7 वर्ग थे यह थे हमारे दार्शनिक, कृषक, सैनिक, चरवाहे, शिल्पी, न्यायाधिकारी और पार्षद। अगला क्वेश्चन है अब हमारा, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा कनिष्क की राजधानी जो थी वह पुरुषपुर पेशावर थी। अगला प्रश्न है, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने जिसकी उपाधि राज सिंह थी, कांची में किस मंदिर का निर्माण कराया? तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों, जानते हैं आप कि शेर शाह जो था यह सूरी वंश का संस्थापक था, और जो हमारा सूरी वंश था यह 1540 से 1555 तक था। फिर इसके बाद हुमायूं वापसी कर देता है,
मतलब कि शेर शाह का जो मकबरा है दोस्तों ये हमारा सासाराम बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न है सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा गौतमीपुत्र शातकर्णी सातवाहन वंश का शासक था और सातवाहन वंश को ही आंध्र का सातवाहन वंश कहते हैं और ये लगभग 300 साल तक शासन किया था। अगले प्रश्न में चलते हैं। पहली बार किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया? तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा भारतीय काउंसिल अधिनियम 1861 के तहत यह प्रावधान किया गया। अगला प्रश्न है लोथल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा लोथल जो है वो हमारा गुजरात राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न में आप चलते हैं। प्रश्न नंबर अगला है प्रसिद्ध पारसी त्यौहार नवरोज किस शासक ने प्रारंभ किया? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा बलबन जो कि गुलाम वंश का एक शासक था। इसने पारसियों का त्यौहार जिसका नाम नवरोज है दोस्तों इसको प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकार कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा विलियम बेंटिक के काल में गवर्नर जनरल जो विलियम बेंटिक उस समय था उसमें अंग्रेजी जो थी वह उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकारी कामकाज में लाने वाली भाषा को स्वीकार किया गया। अगला प्रश्न है दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन है सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनवाया गया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा सांची का स्तूप मौर्य वंश के काल में बनवाया गया था और जो सांची का स्तूप है दोस्तों ये हमारा मध्य प्रदेश में स्थित है और मौर्य वंश के महान शासक सम्राट अशोक के द्वारा सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में बनवाया गया था। अगला प्रश्न है किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हथियाई तथा जिसका अंत भी हत्या के द्वारा हुआ? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा शुंग वंश और शुंग वंश की स्थापना दोस्तों पुष्यमित्र शुंग ने की थी और जिसने कि अशोक के 84,000 दोस्तों स्तूपों को तोड़वा दिया था। अगले प्रश्न में चलते हैं हाथी गुम्फा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का विवरण है? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा कलिंग नरेश खारवेल की उपलब्धियों का हमारे वर्णन है जो कि हाथी गुम्फा अभिलेख का दोस्तों यह हमारे प्राकृत भाषा में जारी हुआ और उड़ीसा राज्य में इसका वर्णन किया गया और दोस्तों भारतवर्ष नाम का हमें सबसे पहले पता इसी हाथी गुम्फा अभिलेख से ही चला था। अगले प्रश्न में चलते हैं सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अलीनगर की संधि की थी सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने। और दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में जिसमें कि सिराजुद्दौला हार गया था और उसे मृत्यु प्राप्त हो गई थी। अगले प्रश्न में चलते हैं नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसमें था? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा चेम्सफोर्ड सुधारों में। अगला प्रश्न है धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी ने धन निकासी के सिद्धांत दी थी अपनी बुक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में। और दोस्तों दादा भाई नौरोजी को हम लोग ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है अब प्रश्न नंबर सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा मजरूफ कहा जाता था। अगले प्रश्न में चलते हैं सल्तनत कालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा हश्मे अतराफ कहलाती थी। अगला प्रश्न है अब हमारा ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से किसने रोका? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा नागभट्ट ने अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से रोका था जो कि जिसका मतलब कि वर्णन हमारा ग्वालियर अभिलेख में मिलता है। अगला क्वेश्चन है महाराजा रणजीत सिंह के साथ किसके विचार विमर्श जिसको इंग्लिश में हम लोग नेगोशिएशंस बोलते हैं के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा सर चार्ल्स मेटकॉफ। अगला प्रश्न है अब किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित कर बीदर बनाई? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा अहमद शाह। अगला प्रश्न है अब हमारा सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा भीम प्रथम था सोमनाथ मंदिर में जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। और दोस्तों यह आक्रमण
1025 में महमूद गजनवी के द्वारा किया गया था। और यह महमूद गजनवी का दोस्तों 16वां आक्रमण था। और महमूद गजनवी में कुल मिला के भारत में 17 बार आक्रमण किए थे। अगले प्रश्न में अब चलते हैं हम लोग। फतूह उस सलातीन की रचना किसने तथा कब की? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा इसामी ने 1350 में फतूह उस सलातीन की रचना की थी दोस्तों। अगला प्रश्न है, शातकर्णी की मृत्यु के पश्चात उसके 2 अल्पवयस्क पुत्रों के वेदश्री और शक्तश्री का संरक्षण किसने किया? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा नागनिका ने किया था। अगला प्रश्न है, अब हाल ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा प्राकृत भाषा में की। और दोस्तों ये हाल है यह हमारा सातवाहन वंश का महान शासक था जिसकी रचना है गाथा सप्तशती, जिसकी रचना इसने प्राकृत भाषा में की थी। और जो हमारा सातवाहन वंश था यह एक ब्राह्मण वंश था। अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। कौन सा शासक प्रत्येक 5 वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था? तो दोस्तों वर्धन वंश का महान शासक हर्षवर्धन इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा नागर शैली। उत्तर भारत की शैली को हम लोग नागर शैली कहते हैं और दक्षिण भारत की जो शैली है उसको द्रविड़ शैली कहते हैं। और जो हमारा उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों को मिला दिया जाए तो दोस्तों उसको हम लोग वेशर शैली कहते हैं। अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। संगम युगीन ग्रंथ तोलकाप्पियम किस विषय से संबंधित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा व्याकरण और काव्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल किस राज्य में है? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश में है सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन मंदिर, जो कि एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। अगले प्रश्न में चलते हैं। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए किसने किया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक, जिनको हम लोग शॉर्ट में बीजी तिलक भी कहते हैं। इन्होंने महाराष्ट्र में गणपति पर्व और श्री गणेश राष्ट्रीय चेतना को शुरू किया था दोस्तों। अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। शर्व कर किस पर लगाया जाता था? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा सिंचाई करता हमारा ये शर्व कर। अगला क्वेश्चन, अब आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा मखली पुत्र गोशल हमारे आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। और दोस्तों जो हमारे मौर्य वंश का शासक बिंदुसार था वह आजीवक संप्रदाय का ही अनुयायी था। अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया, जो कि उनकी बुक थी, उसमें किया था दोस्तों आर्थिक दोहन का प्रतिपादन। अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। हम लोग रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया? तो दोस्तों वर्ष 1919 में रॉलेट एक्ट को लागू किया था और इसी को हम लोग काला कानून भी कहते हैं दोस्तों। और वर्ष 1919 में हमारा भारत शासन अधिनियम, जिसका नाम दोस्तों वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, वर्ष 1919 के भारत शासन अधिनियम को। अगले प्रश्न में चलते हैं। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत को उज्जैन के महान शासक, जो कि हमारे कुल मिला के भारत में 14 विक्रमादित्य हुए हैं, उनमें से एक विक्रमादित्य उज्जैन के शासक ने विक्रम संवत को स्टार्ट किया था। अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। बनावली एक प्राचीन स्थल है जहां 1973-74 ईस्वी की खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यह स्थल भारत के किस राज्य में, मतलब कि इसमें हमें सीधा सीधा यह पूछा गया है कि दोस्तों जो यह बनावली स्थान है यह किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह हरियाणा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है। सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शिल्प चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। और जो ये कालीबंगन है दोस्तों यह हमारा राजस्थान राज्य में स्थित है। कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। अगला प्रश्न है। अब ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घकालीन तथा अथवा आजीवन अविवाहित रहती थीं। ऐसी कन्याओं को क्या कहा जाता था, मतलब जो कन्याएं अविवाहित होती हैं उनको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा अमाजू कहते हैं। अगला प्रश्न है। अब महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन राज्य करता था? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा प्रसेनजीत। अगला प्रश्न है। किस शासक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाई? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा कालाशोक ने बनाया था, जो कि हमारा शिशुनाग वंश का एक महान शासक था।
अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा 13वें शिलालेख में अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन है। और दोस्तों 13वां शिलालेख अशोक का सबसे मतलब कि बड़े शिलालेखों में एक है। और जो कुल मिला के अशोक के दोस्तों 14 शिलालेख थे, उसमें से सबसे बड़ा शिलालेख 13वां शिलालेख ही है, जिसमें कि कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा बृहद्रथ, जो कि यह अंतिम मौर्य सम्राट था। इसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने दोस्तों शुंग वंश की नींव डाली थी और बृहद्रथ की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार कर लिया था। अगला प्रश्न है, 40 गुलामों के दल का विनाश किसने किया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बलबन ने 40 गुलामों के दल का विनाश किया था, जिसको कि इल्तुतमिश ने तुर्क चहलगानी मतलब कि 40 गुलामों का एक कहते हैं कि ग्रुप बनाया था, मतलब कि दल बनाया था, जिसको कि बलबन ने समाप्त कर दिया था 40 गुलामों का तुर्क चहलगानी को। अगला प्रश्न है अब हमारा, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। और इब्राहिम लोदी ने और बाबर के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था हमारा 21 अप्रैल वर्ष 1521 में, जिसमें कि इब्राहिम लोदी मारे गए थे दोस्तों। और दिल्ली सल्तनत का यह प्रथम शासक था जो कि युद्ध भूमि में मारा गया था। और जो इब्राहिम लोदी है दोस्तों, यह हमारा लोदी वंश का अंतिम शासक भी है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला क्वेश्चन अब, क्लाइव ने सैनिक सुधारों के लिए सेना को 3 भागों में बांटा। सेना का एक भाग मुंगेर में, दूसरा भाग बांकीपुर में नियुक्त किया था, तीसरा भाग कहाँ नियुक्त किया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा इलाहाबाद मतलब कि वर्तमान प्रयागराज में तीसरा भाग नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बीबी का मकबरा किसकी यादगार में बनवाया? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा औरंगजेब ने अपनी बीबी बेगम राबिया उद दौरानी, जिनका असली नाम राबिया उद दौरानी था दोस्तों, इनको प्यार से बीबी का मकबरा मतलब कि हमारा यादगार औरंगजेब ने बनवाया था हमारे औरंगाबाद में, जो कि वर्तमान अब औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर कर दिया गया है। अगले प्रश्न में अब चलते हैं। प्रसिद्ध चित्र बाज के चित्रकार कौन थे? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा उस्ताद मंसूर प्रसिद्ध चित्र बाज के दोस्तों चित्रकार थे। अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा भास्कराचार्य। अगला प्रश्न है, शिशुपाल वध किसकी कृति है? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा माघ की यह कृति है दोस्तों, शिशुपाल वध मतलब कि यह जो रचना है यह माघ की है। अगला प्रश्न है, सैदवाद का अर्थ क्या है? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा शायद है और नहीं भी, यह है सैदवाद का अर्थ। अगला प्रश्न है अब, अकबर का शिक्षक कौन था? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा मीर अब्दुल लतीफ़ दोस्तों, यह अकबर का शिक्षक था। अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहाँ को किसने भेंट किया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा मीर जुमला ने प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहाँ को भेंट किया था। अगला प्रश्न है अब, शाहजहाँ ने महाकविराय की पदवी किसने दी थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही होगा पंडित जगन्नाथ को शाहजहाँ ने महाकविराय की पदवी दी थी। अगला प्रश्न है, अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत कौन थी? तो दोस्तों हुमायूं का मकबरा अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत थी। अगला प्रश्न है अब, कौन मुगल शासक शाहिर वेश एवं जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा औरंगजेब को हम लोग शाहिर दरवेश और जिंदा पीर और साथ ही साथ में इसका एक नाम और आलमगीर भी है, औरंगजेब को जानते हैं। अगला प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो दोस्तों अंतिम जो मौर्य सम्राट था वह बृहद्रथ था और इसी अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की नींव पुष्यमित्र शुंग ने डाली थी। अगला प्रश्न है, हर्ष की पराजय किसके हाथों हुई थी? तो दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय के हाथों हर्ष की पराजय हुई थी और जो हर्ष को इसने नर्मदा नदी के तट पे दोस्तों पराजित किया था पुलकेशिन द्वितीय ने, और यह 618 ईस्वी में मतलब कि हर्ष को पराजित किया था पुलकेशिन द्वितीय ने। अगला प्रश्न है अब,
ललितादित्य किस राज्य का शासक था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कश्मीर का शासक था ललितादित्य। अगला प्रश्न है हुमायूंनामा किसकी कृति है? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा गुलबदन बेगम की कृति है हुमायूंनामा। और दोस्तों गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी और बाबर की पुत्री थी। अगला प्रश्न है एक एक मालिक हो हुए भी खान हो गए और फिर सुल्तान बन गया, कौन था? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा बलबन। एक मालिक हो हुए भी खान हो गया और फिर बाद में सुल्तान बन गया, इसके लिए यह कहा जाता है। अगला प्रश्न है अब बहमनी राज्य के विघटन के उपरांत दक्षिण में कितने मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा हमारा 5 राज्यों का उदय हुआ था। अगला प्रश्न है मध्यकाल में विवाह कर किस राज्य में लिया जाता था तथा किस विवाह को इस कर से मुक्त रखा गया? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा विजयनगर राज्य और विधवा पुनर्विवाह इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्राचीन भारतीय चिकित्सक चरक किस शासक के दरबार में थे? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा कनिष्क के दरबार में थे प्राचीन भारतीय इतिहास के शासक चरक। अगला प्रश्न है अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी किस विभाग की देखभाल करता था? दोस्तों सैनिक विभाग की देखभाल करता था मीर बख्शी अकबर के शासनकाल में। अगला प्रश्न है अब त्रिवनापल्ली के घर में क्लाइव ने किसकी रक्षा की? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा मुहम्मद अली की रक्षा की थी। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में हिरण्यमर्म की उपाधि किसे दी गई है? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा इंद्र को हिरण्यमर्म की उपाधि दी गई है दोस्तों ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है अब यम द्वारा नचिकेता और उसके 3 वर प्राप्त करने की कहानी किसमें वर्णित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा कठोपनिषद में यम नचिकेता का सिद्धांत वर्णन किया गया है। अगले प्रश्न में हम लोग चल रहे हैं दोस्तों कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था? तो दोस्तों कौटिल्य जो है वह तक्षशिला का ब्राह्मण था और दोस्तों कौटिल्य को ही हम लोग विष्णुगुप्त या चाणक्य भी कहते हैं दोस्तों और इसने अर्थशास्त्र लिखा था जो कि राजनीति से संबंधित है दोस्तों। अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं अब कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक किस शासक की सफलताओं और उपलब्धियों का वर्णन करती है? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य की। अगला प्रश्न है कल्हड़ की राजतरंगिणी में वर्णित अंतिम शासक कौन है? तो दोस्तों जय सिंह अंतिम शासक है कल्हड़ की राजतरंगिणी में वर्णित। और जो कल्हड़ की जो दोस्तों यह राजतरंगिणी है इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है कुतुबुद्दीन जो ऐबक था गुलाम वंश का दोस्तों इस संस्थापक था का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मकबरा है वो लाहौर में स्थित है और जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक था दोस्तों यह पोलो खेलते वक्त मारा गया था, मतलब कि घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है अब रजिया की असफलताओं का सबसे बड़ा कारण माना जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही होगा तुर्क अमीरों का शरणत और उनकी महत्वाकांक्षा। मतलब जो रजिया है दोस्तों यह इल्तुतमिश की पुत्री थी और साथ ही साथ में भारतवर्ष की प्रथम महिला शासिका भी रजिया सुल्तान या फिर रजिया बेगम ही थी। अगला प्रश्न है दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने सिक्के से खलीफा शब्द हटाया? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा तुगलक वंश का महान शासक मोहम्मद बिन तुगलक। और दोस्तों यह जो मोहम्मद बिन तुगलक है यह दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान और सर्वाधिक शिक्षित शासक था। अगला प्रश्न है अब पुरंदर के घेर में तोपखानों के अधिकारी के मुख्य रूप में किस विदेशी यात्री ने भाग लिया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा मनुची ने भाग लिया था। पुरंदर के घेर में तोपखाने के अधिकारी के रूप में जो भाग लिया था वह मनुची ही था। अगले प्रश्न में हम लोग दोस्तों अब चलते हैं प्रसिद्ध चित्रकार दसवंत के चित्र कहाँ मिलते हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा रजतनामा में प्रसिद्ध चित्रकार दसवंत के चित्र मिलते हैं। अगला प्रश्न है संसार अस्थिर और क्षणिक है क्षणभंगुरवाद के नाम से ज्ञात होने वाले इस विचार को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा महात्मा बुद्ध ने इस विचार को प्रस्तुत किया था। अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं मृगदाव सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मीर बांकी ने अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था।
अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। टोडरमल ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति अर्जित की थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भू राजस्व प्रबंधन के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी। अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो दोस्तों जहांगीर का मकबरा भारत में नहीं है, जो कि जहांगीर का मकबरा दोस्तों लाहौर पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय हुई थी? तो दोस्तों 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम, जो कि प्रथम अरब आक्रमणकारी था दोस्तों, इसने सिंध पर आक्रमण किया था। उस समय वहाँ का शासक दाहिर था। अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। महमूद गजनवी की का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा उत्बी। अगला प्रश्न है, पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी वतापी थी। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल व बिहार पर विजय प्राप्त की? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल तथा बिहार में विजय प्राप्त की थी, जो कि मोहम्मद गौरी का एक दास था, मतलब गुलाम था। अगले प्रश्न में चलते हैं। आंध्र सातवाहन वंश का वह कौन सा शासक था जिसे वेण कंटक स्वामी की उपाधि धारण की थी? तो दोस्तों आंध्र सातवाहन वंश मतलब कि सातवाहन वंश का महान शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी ने वेण कंटक स्वामी की उपाधि धारण की थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। हर्ष के शासनकाल में भूमि कर कृषि उत्पाद का कितना भाग वसूला जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा 1/6 भाग वसूला जाता है। अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं और आज की वीडियो का दोस्तों हमारा यह अंतिम प्रश्न है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में प्राक सैंधव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जुते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है? मतलब कि हमें यह बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हमें जो जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा कालीबंगन, जो कि राजस्थान राज्य में है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे क्लास फर्स्ट थी हमारी आज हिस्ट्री की। तो उसमें हम लोग ने इतने महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर के पूछे गए प्रश्न को डिस्कस किए, जो कि हमारे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, शेयर और अपने चैनल स्टडी फॉर एनालिसिस को सब्सक्राइब जरूर करिए। आप सभी दोस्तों का थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।